दर्शकों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। और यकीनन ये कहावत बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी खास चुनिंदा शख्सियत रही हैं जिन्होंने इस कहावत को साकार रूप में प्रस्तुत कर दिखाया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूनम शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो ज़िंदगी एक सफ़र में। दर्शकों, आज हमारे शो के माध्यम से मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही खास मेहमान से करवाने जा रही हूं जिन्होंने अपनी कलम के द्वारा जर्नलिज्म को एक नई पहचान दी है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय फिल्म जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट पद्मश्री भावना सुमाया जी की, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अहम और दिलचस्प किस्से उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार भावना जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। जी, जैसे कि बहुत सारी बातचीत करनी है आपके साथ, तो शुरुआत में इसी सवाल से करना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी ग्रेजुएट और उसके बाद एलएलबी इन क्रिमिनोलॉजी में डिग्री आपने हासिल की, फिर उसके बाद आप जर्नलिज्म की ओर मोटिवेट हुई, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही, क्या प्रेरणा रही, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं जिस घर से आती हूँ तो वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपनी सहेलियों से कहा कि हु इज़ गोइंग टू स्टडी फर्दर, दे ऑल सेड दे आर ऑल गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। ओके। तो आई फर्स्ट एनरोल माई सेल्फ इन एमए साइकोलॉजी, मगर वो बहुत दूर पड़ रहा था कॉलेज, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही था तो मैंने एलएलबी किया, मगर मॉर्निंग कॉलेज ज्वाइन की थी, तो शाम को मैंने एनरोल कर लिया जर्नलिज़्म कॉलेज में। तो दोनों कॉलेज मैं सुबह और शाम करती थी, और बीच में मैं ऐसे ही फ्रीलांसिंग करती थी, तो वो भी मैं लिखती थी बीच में। तो जब ये दोनों कॉलेजेस ख़त्म हो गई, मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, तो मेरे पिताजी ने कहा नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन कि तुम लॉयर बनना चाहती हो कि तुम जर्नलिस्ट बनना चाहती हो। मुझे लगता है कि उनको ये आशा थी कि मैं लॉयर बनूँगी, मगर मैंने चुना जर्नलिज़्म राइटिंग। तो उन्होंने कहा भूखे मरोगी, क्योंकि ये लाइन में कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। आज मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखे, और कोर्ट में भी अगर हम जाए तो काला कोट पहनकर सब भागते रहते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो सब जगह पे यही हाल है। उससे कम से कम अच्छा है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। जी, तो मतलब आपकी रुचि थी, आपका इंटरेस्ट था जर्नलिज्म की तरफ, इसलिए आपने उसको चुना। जी भावना जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक कांस्टेंट राइटर रही हैं और उसके साथ साथ आपने एक फिल्म जर्नलिस्ट, एक एडिटर और एक ऑथर के रूप में भी काम किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो क्या आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा फेज़ आया था जिसको आपने बहुत इन्जॉय किया हो, या फिर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, बहुत प्रभावित किया हो, और जो आपको आज भी याद हो, आप उसे हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें तो? देखो, ऐसे सवाल जब कोई भी जर्नलिस्ट किसी से करते हैं, ख़ास तौर पे एक्टर से, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई एक वाक़या नहीं होता है ज़िंदगी में। जी। आज जिस उम्र की मैं हूँ, जिस मकाम पर मैं हूँ, बहुत सारे वाक़या हैं, सो मेनी इन्फ्लुएंसेस, सो मेनी इंसिडेंट्स, सो मेनी मोमेंट्स, सो मेनी मेमोरीज़। जी, बिल्कुल। इट्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दैट कि जो हम हैं, हम हैं। तो एक वाक़या तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसके पहले जब आपने पूछा था कि आपको जर्नलिज़्म में रुचि थी इसलिए आप जर्नलिस्ट बन गए, मुझे एक्चुअली जर्नलिज़्म में कभी रुचि नहीं थी। मैंने ऐसे ही, वो शाम की कॉलेज थी तो वो जॉइन कर लिया था। जी। तो आज भी मैं कहती हूँ कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू डू अ कोर्स सो दैट यू विल गेट अ जॉब इन अ पेपर। बिकॉज़ मैंने तो आज तक किसी जर्नलिस्ट को काम इसलिए नहीं दिया कि उनके पास डिग्री थी। जी। मैंने उनको इसलिए काम दिया कि मैंने उनमें एक स्पार्क देखा और मुझे लगा कि वो स्टोरी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। भावना जी, जैसे कि हमें पता चला है कि आपने शबाना आज़मी जी के साथ भी एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। शबाना आज़मी को मैं इंटरव्यू करने गई थी और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तो मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी कि ये बाल ऐसे है, बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनते हो तुम शादीशुदा रोल्स में। ओके। तो मैंने कहा इतनी कांच की चूड़ियाँ कोई सच्ची शादीशुदा औरत नहीं पहनती है, क्योंकि वो किचन में काम करती है तो वो बंगड़ी टूट जाती है, और फिर बच्चे को उठाती है तो बच्चे को चुभती है। तो इस तरह की ड्रेसिंग से मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो एक दिन जब मैं उनसे मिली तो उसने कहा कि बहुत तुम क्रिटिसाइज़ करती हो, तो अब मैं तुमको एक चैलेंज देती हूँ। तो उस फ़िल्म में मैं एक कॉलमनिस्ट की भूमिका निभा रही हूँ, तुम्हारे ट्रेड के आसपास है, तो तुम मुझे किससे ड्रेस करोगे? तो वो फ़िल्म थी मैं आज़ाद हूँ, एंड इट वाज़ विद अमिताभ बच्चन एंड शी प्लेड अ कॉलमनिस्ट।
तो मैंने कहा कि आई विल मॉडल यू ऑन अ लीडिंग कॉलमनिस्ट एट दैट टाइम, शोभा डे। वो जिस तरह के कपड़े पहनती थी, जैसी बैग उठाती थी, जी। तो हमने उस हिसाब से उसको किया, तो एकदम ठीक गया। तो उसके बाद वो मुझे एक के बाद एक बहुत बिजी थी वो उस 80 के दशक में। जी। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में की और हर बार हम दोनों बैठकर पहले तय करते थे कि ये किस पर मॉडल होगा। जैसे आज का एमएलए, एक नाई की कहानी है, एक बाबर। तो शबाना प्लेज द बाबर्स वाइफ, विलेज में रहती है और बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब वो विलेज में है तो वो हैंडलूम की साड़ियाँ पहनेगी विथ प्रिंटेड ब्लाउज, जैसे मैं उस ज़माने में ड्रेसअप होती थी, और चोटी बनाएगी। और मैंने कहा जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो तुम गढ़वाल साड़ी पहनोगी और बहुत बड़ी बिंदी लगाओगी। तो जब साड़ियाँ पैक करके उनके शूटिंग पर पहुंच गई तो उनके डायरेक्टर ने वो बुलाया असिस्टेंट को और बोला कि मुझे कपड़े दिखाओ शबाना जी के। तो जब दागीना वगैरह भी दिखा रहे थे तो मैंने 2 मंगलसूत्र पैक किए थे। एक जो सोने का मंगलसूत्र था, बहुत बारीक था, जब वो नाई की बीवी है वो पहनेगी, और एक जब वो चीफ मिनिस्टर की पत्नी बनती है तो मैंने डायमंड का मंगलसूत्र बनाया था। तो जब शबाना आई वापस शूटिंग के लिए तो डायरेक्टर ने कहा कि ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन है? तो उसने कहा कि मेरी सहेली है। अच्छा, तो उसने कहा क्योंकि ये रेगुलर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं है, बाहर की लगती है, क्योंकि उसने 2 मंगलसूत्र पैक किए थे। तो शबाना ने मुझे फ़ोन करके बताया। तो मैंने कहा क्योंकि कोई भी औरत जब अमीर बनती है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने मंगलसूत्र में करती है, तो वो चीफ मिनिस्टर की पत्नी छोटा सा सोने का मंगलसूत्र थोड़ी पहनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सारी फिल्में हमने की और मैंने शबाना जी से बहुत कुछ सीखा, फैब्रिक के बारे में कि कौन सा स्क्रीन पर कपड़ा पहनने से अच्छा लगता है, कैसे कपड़ा गिरता है, रंगों के बारे में कि अगर सैड सीन है तो डल कलर्स पहनने चाहिए, अगर हैप्पी सीन है तो ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए, ये सब। जी, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। जी। भावना जी, ये सब आपने हमें अपने 80s के दशक की बातें बताई हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 80s के दशक की जो भावना जी थी और जो आज की भावना जी हैं, तो उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव आए हैं आपके जीवन में, क्या कुछ परिवर्तन आए हैं? उसके बारे में हमें कुछ बताइए। शुरुआत तो करियर की मैंने लेट 70s से की, तो तब तो मैं बहुत डरी हुई रहती थी और मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। किसी भी स्टार के मेकअप रूम में नॉक करने से पहले भी मैं घबरा जाती थी। मुझे आज भी याद है कि रेखा को मैं मिलने गई थी, तो उसने अपॉइंटमेंट के बगैर गई थी, तो उसने कहा कि मुझे तैयार होना है, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी तो आपका इंटरव्यू दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उठने लगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टार्स हमारे से कितना अच्छी तरह से पेश आते थे, हमको अपने दोस्त मानते थे, अपने साथ शेयर कॉन्फिडेंस करते थे। तो रेखा ने कहा नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, तुम बाहर मत खड़े रहो, तुम इधर ही बैठो मेरे कमरे में, मैं तैयार हो जाऊंगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, तुमको चलेगा ना? तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसे देखती रही, उसने पूरा मेकअप किया, ब्लू इधर लगाया, पिंक इधर लगाया, फिर उसकी हेयर ड्रेसर ने एक बहुत ही खूबसूरत बंगाली जूड़ा बनाया, फिर उसमें घुंघरू डाले, फिर उसने साड़ी पहनी, फिर उसके नेल पॉलिश रंगे गए, तो इतनी सुंदर लग रही थी। तो फिर मैंने और देखा और कहा कि अभी वो लोग मुझे सेट पे बुलाएंगे, तुम जल्दी से तुम्हारा इंटरव्यू कर लो। तो मैं उसको देखती ही रह गई क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं अपने सवाल ही भूल गई। तो मुझे बोल रहा है क्या हुआ? तो मैंने बोला नहीं। तो तब से 70 से लेकर 80s में, 90s में, 2000 में, 2010 में, शायद 2020 में भी किए हैं। हर बार हर दशक में मैंने कितने इंटरव्यूज़ रेखा जी के साथ किए हैं। उसी तरह से 80 के दशक में राजेश खन्ना को मिलने गई, तो मेरे एडिटर ने उनको मुझे भेजा उनके पास। तो वहाँ पे उनकी असिस्टेंट एडिटर थी, उन्होंने कहा राजेश खन्ना के पास ये लड़की को भेज रहे हो, नई लड़की है, राजेश खन्ना तो उसको खा जाएगा, क्योंकि राजेश खन्ना वॉज वेरी टेम्परामेंटल। तो मेरे एडिटर ने कहा कि जब नई लड़कियाँ आती है ना तो उसको फ़ौरन शेर को दे देना चाहिए। अच्छा। अगर वो राजेश खन्ना को सर्वाइव करेगी तो वो जर्नलिज्म को सर्वाइव करेगी। मैं जब वहाँ गई तो वो डबिंग कर रहे थे और उनके लिए अंदर खाना गया, और थोड़ी देर में सुना मैंने कि वो खाने की ट्रे गिर गई और राजेश खन्ना वो आदमी को डांट रहे थे। डांटा इसलिए कि लाल लाइट जब बाहर होती है तब किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो टेक ऑन होता है।
आप लोगों ने तो डबिंग देखी नहीं है, आप लोग तो उस जनरेशन के भी नहीं हो, हम लोगों ने तो डबिंग देखी है। वहाँ सांस भी नहीं लेना, इतनी शांति होती है। तो वो घबरा गया, वो बाहर आके पूरा लड़का कांप रहा था और बाहर आके डायरेक्टर ने भी उसे डांटा। तो मैं इतनी डर गई क्योंकि मैं भी नई नई लड़की थी। तो एक पिलर था वहाँ, मैं पीछे जाके छुप गई, इससे भी पतली थी मैं। थोड़ी देर में राजेश खन्ना बाहर आए, फिर उस लड़के को बुलाया, उससे सॉरी कहा और उसे कहा कि लाल लाइट है, तुम अंदर आए, मेरे टेक में से ध्यान चला गया, ऐसे मत करो। फिर बोला दूसरा खाना लेकर आओ, तो वो गया वापस लेने के लिए। फिर उसकी नज़र पड़ी वो पिलर के पीछे, तो उसने कहा और वहाँ कौन छिपा हुआ है, बाहर आओ। तो मैं डर के मारे एकदम आगे आ गई। तो उसने कहा कौन हो तुम? तो मैंने कहा मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ। तो उसने कहा क्या चाहिए? तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू चाहिए। तो उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है, कौन से स्टेट से आती हो, कौन सी भाषा बोलती हो? मैंने सोचा ये सारी बातों से उनको क्या जी। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया मैं गुजराती हूँ। तो उसने बोला तो तुम तो मेरी साली हो गई, क्योंकि डिम्पल गुजराती है। बस उस दिन से उसने मेरे को दोस्ती बना दिया। और जब कभी भी उनका इंटरव्यू होना होता था तो वो कहते थे कि भावना को भेजो। तो दशक बदले, सुपरस्टार्स बदले, सिनेमा बदला, सिनेमा की ट्रीटमेंट बदली, मीडिया बदली, मीडिया के व्यवहार बदले, पोर्टेबल टाइपराइटर से कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, उसके बाद डिजिटल मीडिया आई। तो बदलाव तो बहुत आए, हमने बहुत देखे। तो भावना जी, ये तो जो आपने बताया, ये बात हुई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपने अपने आसपास के माहौल में, अपने आसपास के वातावरण में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव महसूस किए, तो आप क्या कहेंगी? देखो, बदलाव कभी भी एक तरफा नहीं होता है। मैं जो व्यक्ति हूँ और मैं जो जर्नलिस्ट हूँ, दोनों एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट बदलती रहती हूँ और व्यक्ति नहीं बदलता, दोनों बदलते हैं। और दोनों पर दूसरे के, माहौल के, देश के, समाज के, उसमें असर पड़ता है कि क्या हो रहा है और मैं अपने आप को कितना नया चीज़ें, नई वातावरण में डालती हूँ। मुझे बार बार जो छोटे जर्नलिस्ट मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपने कैसे अपने आप को री इन्वेंट किया है, आपने रेडियो किया है, आप पॉडकास्ट करती हो, आप इस उम्र में डांस भी सीख रही हो, हम भी करना चाहते हैं। मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया, जो भी आया ले लिया। करती गई। जी बिल्कुल। भावना जी, अभी एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनको आप कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं? अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कितना और कैसा वक्त आप व्यतीत करती हैं? क्या कुछ आप करती हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ होती हैं, अपने दोस्तों के साथ होती हैं, वो हम जानना चाहेंगे। ये रिश्ते हैं तो मैं हूँ और रिश्तों की वजह से मेरी जड़ें हैं और ये रिश्ते की वजह से ही मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी पर्सनालिटी है, सब कुछ है। एक बार मुझे याद है कि मैंने कुछ तस्वीरें कहीं मेरी छपी थी, तो मेरे एक फ़ोटोग्राफर फ्रेंड ने कहा कि ये कौन है? तो मैंने कहा मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा अभी भी उन सब के टच में हो तुम? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला अरे ये फ़िल्म इंडस्ट्री तो सारे रिश्ते छुड़वा देती है। मैंने कहा मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ अभी भी हम लोग टच में हैं और हम लोग करीबन 45 इयर्स से हम लोग एक दूसरे के टच में हैं। मेरे सारे परिवार के किसी के घर में कुछ भी होता है मैं जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको थोड़ी पंख लग गए कि हम आसमान में उड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। भावना जी, जैसे कि हमें पता चला है कि आप एक बुक भी लिख रही हैं। जी हाँ, काफ़ी सारी बुक्स आपने लिखी हैं और उनमें से एक बुक है जो मोदी जी के ऊपर है। तो उस बुक के बारे में मैं चाहूँगी कि उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि क्या उसका सब्जेक्ट है, किस विषय पर आपने वो बुक लिखी है, क्या कुछ आपने उसमें लिखा है, वो हमें बताइए। ये एक बुक नहीं लिखी है, मैंने 17 किताबें लिखी है जी। और ये वाली जो है मेरी 17th किताब है। पहली किताब मेरी 1999 में अमिताभ बच्चन पर आई। तभी भी मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं किताब लिखूंगी, बस ऐसे ही हो गया। उसके बाद हर साल मैं लिखती गई और ये वाली जो है लेटर्स टू मदर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। श्री नरेंद्र मोदी की गुजराती किताब का अनुवाद है। ये किताब कैसे उत्पन्न हुई उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 1986 में जब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर थे, तो वो हर रात डायरी लिखते थे और उस डायरी में वो अपने दिल की बात जगत जननी यानी माता
से शेयर करते थे। कुछ महीनों के बाद वो अपनी डायरी जला देते थे और फिर से नई डायरी शुरू करते थे। एक दिन वो अपनी सारी डायरियाँ जला रहे थे और उनके एक दोस्त उनके घर पे पहुँचे और कहा कि ये क्या कर रहे हो, और उन्होंने एक डायरी उनमें से छीन ली। ज़्यादातर तो जल गई थी। ओके। ये जो बची हुई डायरी थी, इसकी बात पहुंची एक गुजराती पब्लिशर के कानों, इमेज पब्लिशर्स, जो लीडिंग पब्लिशर है। उन्होंने श्री मोदी को फ़ोन किया और कहा कि हमारे पास ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है और हम इसे किताब बनाना चाहते हैं और आप प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए। ये किताब रिलीज़ हुई 2014 में मुंबई में एक बहुत बड़े फंक्शन में, और तब वो चीफ मिनिस्टर थे। जब वो स्टेज पर थे और ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई वो उन्होंने स्टेज पे बताई, तब मैं ऑडियंस में बैठी थी, मैं सुन रही थी। मैंने अपने जहन में कभी नहीं सोचा था कि कुछ साल बाद इसका अनुवाद मैं करूँगी अंग्रेज़ी में। मैं सुन रही थी। मैंने किताब खरीदी, अपने बुक शेल्फ में डाली और मैं इस बात को भूल गई। तो हमारे एक राइटर फ्रेंड है, उन्होंने कहा एक दिन फ़ोन करके कि आजकल क्या ट्रांसलेट कर रही हो, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक अनुवाद किया है गुजराती से इंग्लिश में। तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की किताब ट्रांसलेट करनी चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं करना है। तो कहा क्यों? मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये सब माथाकुट मेरे से नहीं होगी। रोज़ फ़ोन करते थे, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, किया। आखिर में तंग आकर मैंने कहा अभी पढ़ ही लो। तो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो दिल खोल के, बगैर अपने आप को बचाए, पूरा अपना कलेजा जी। पेपर पे डाल दिया है। और तरह तरह की बातें करते हैं, अपने बारे में नहीं बात करते हैं, सृष्टि के बारे में बात करते हैं, ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, दोस्ती के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। और उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी वोकैबुलरी बहुत ही बढ़िया। तो बल्कि मुझे पढ़ने के बाद बहुत बेचैनी होने लगी कि इतना ज़्यादा उनको चर्निंग है, कितना वो सोच रहे, कितना वो महसूस कर रहे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं नेट पे जाके रिसर्च करना शुरू किया कि 1986 में उनके साथ क्या हो रहा था, कि उतना मंथन है उसके अंदर। जी बिल्कुल। मगर क्योंकि मैं फिल्म क्रिटिक हूँ तो मुझे इतना पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। उसके बाद मैंने उन तक ये संदेश पहुँचाया कि मैंने ये किया है। तो जब रेडी हो गया मैंने उनको भेजा। उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, ना मुझे ये कहा कि छापने से पहले मुझे दिखाओ या कुछ बदलो। ये हमारी मान्यता है कि लोग जो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। मुझे लगता है कि ये मान्यता है कि ये जो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं ना, वो बहुत कंट्रोल फ्रीक होते हैं, वो बहुत हमको दबा के रखते हैं, बदलाते रखते हैं। ऐसा होता नहीं है। विश्वास की बात होती है, और विश्वास के बगैर कोई भी रिश्ता हो नहीं सकता, फिर वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। मैंने अमिताभ बच्चन के साथ 3 किताबें की है। एक बार भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि एक शब्द भी बदलो, एक शब्द भी बदलने के लिए नहीं कहा। पहले सिर्फ मैंने उनको बताया है कि मैं ये किताब कर रही हूँ आप पर, और उसके बाद सीधी किताब ही दी है हाथ में, और कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो ऐसा ही हुआ इसमें। हालांकि ट्रांसलेशन इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। जी। ट्रांसलेशन मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे कि जब आप खुद लेखक हो, या तो आप सिर्फ ट्रांसलेटर हो तो फिर आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होता। मगर जब आप लेखक हो, आपके अंदर कल्पना है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आप खुद अपने शब्द ढूंढती हो, सजाती हो, संवारती हो, फिर किसी और के लिखने में काम करना वो मुश्किल है। थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पे तो क्या था कि वो आदमी है, मैं औरत हूँ, वो गुजराती में लिख रहे हैं, मैं अंग्रेज़ी में लिख रही हूँ, मगर बात होती है इमोशन की। और ये पूरी किताब इस कॉन्वर्सेशन विद द मदर गॉडेस, जिनको वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। जी। तो ये बात ही इतनी खूबसूरत है कि मेरे मन को छू गई। तो कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मेरी आवाज़ भी बैठ गई है। जो इस किताब में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया है ना, वो मैं पढ़ूँगी ताकि मेरे को चश्मे ना पहनने पड़े। At times
Life appears a tomb of dreams, ushering speed and thought, and at times a ruin of dreams soaked in tears. कभी ज़िंदगी सपना लगती है, कभी ज़िंदगी आंसू लगती है। वो जगत जननी से कहते हैं, It is your mercy, Mother, that I am able to connect with the oneness and the reason I yearn to preserve your integrity. बार बार वो माता से कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचे मुझे परवाह नहीं, लोग मेरा साथ दे न दे मुझे परवाह नहीं, तुम मेरे साथ चलना जी। और उनको पूरा विश्वास है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो वो उनकी उंगली नहीं छोड़ेगी और अंधेरे से अंधेरी गुफा में से उनको बाहर निकालेगी। मतलब आप सोचो कि प्रधानमंत्री है और इतनी दिल खोल के बात करते हैं और उनको ये परवाह नहीं कि लोग उनको कैसे जज करेंगे। ये बात मुझे अच्छी लगती है। एक जगह पे उनके अंदर ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, लोगों के लिए कुछ करने की जिज्ञासा है और चाहते हैं कि सब खुश हो, सब में एक धगस रहे जी। तो वो कहते हैं, I want to light lamps in every feeble, dreamless eye. I want to ignite speed into all drained, standstill feet. I want to shake up the silent ocean, row oars of passion into the quietly flowing waves. तो अलग अलग दृष्टिकोण है और प्रोफेशनल राइटर नहीं है और वो जानते हैं और इस बात से उनको कोई क्लेश नहीं है। जी। वो कहते हैं मैं इमोशन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं प्रोज लिखता हूँ या मैं पोएट्री लिखता हूँ, मैं उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं, उसका ग्रामर सही है या नहीं, माता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल सही वो कहा। मुझे समझ जाती है और वो भी समझती है जिसको मैं नहीं बयां करता। वो बस अपने दिल की बात को कागज़ पर उतारना चाहते थे। यहाँ पे ये कहते हैं, It is all your doing. Without you guarding me, would I have survived this biting cold? क्योंकि ये पहाड़ों में एक शिविर रखा था, शिविर, और ये कड़कती ठंड में बैठ के हर रात लिखते थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ मैं सहन कैसे कर पा रहा हूँ और तुम अगर मुझे सहारा न देती तो यहाँ बैठकर मैं ये लिख रहा हूँ अपनी डायरी। बिल्कुल। और राइट दीज वर्ड्स सीटेड अंडर द फॉरेस्ट टेंट, झोपड़े जैसे बनाए थे, नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, रैंडम थॉट्स, जस्ट अ फ्यू वरीज आई गेस। कुछ चिंता है, वो चिंता के बारे में वो जिक्र करते हैं जी। और देश के बारे में भी बातें करते हैं। द रेस्टलेसनेस टू ड्रीम फॉर अ प्रॉस्परस नेशन, द एम्बिशन टू एक्सपैंड फ्रॉम द मिनिस्क्यूल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कंबाइनिंग डिसिप्लिन विद इंस्टीट्यूशन। मतलब ये सारी बातें जो आजकल हम न्यूज़ की सुर्खियों में देखते हैं, आत्मनिर्भर की बात करें या शौचालय को बनाने की बात करें, वो सारी बातें की जो फाउंडेशन थी वो तभी से उनके वो दिमाग में चल रहा 1986 था। में उनकी राइटिंग में नज़र जी, आती है। बिल्कुल। देखो, लोग दो हिस्सों में बटे हैं, एक जो हमारे प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं और एक जो नहीं पसंद करते। तो आइडियोलॉजी की बात है, जो भी है सबकी अपनी राय है, मगर उनकी राइटिंग को आप नहीं नकार सकते हो। और वो भी कि जब आप प्रोफेशनल राइटर नहीं हो, मैं और आप हर रोज़ लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं या टेलीविज़न पे बात करते हैं, ये हमारा काम है। वो इतना सारा काम करते करते भी इतना ज़्यादा सोचते हैं, मतलब उनकी सोच से मैं थक जाती थी। मैं जब ये अनुवाद करती थी इतनी थक जाती थी मेंटली, क्योंकि उनकी चिंताओं में मैं भी इन्वॉल्व हो रही हूँ। फील करने लग जाती थी। तो मैं बंद कर देती किताब को और मैं टेलीविज़न ऑन करती कि थोड़ा सा मेरा मनोरंजन हो जाए। न्यूज़ देखती थी तो प्रधानमंत्री जी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट चल रहे, कोई ना कोई स्पीच दे रहे। मैं दुविधा में पड़ जाती थी कि ये है प्रधानमंत्री या ये है प्रधानमंत्री, ये वाले भी सच्चे हैं, वो वाले भी सच्चे हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि
जगत जननी का उन पर आशीर्वाद नहीं होता तो ये किताब नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं करूँगी, तो मेरे पर भी आशीर्वाद ही है बिल्कुल। कि जो बात उन्होंने 1986 में लिखी वो मेरे तक 2020 तक पहुँची। ये सारा एक कर्मा का साइकिल ही है। ये सब कुछ प्लान्ड होता है, बिल्कुल। तो एक जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगा, आप प्रधानमंत्री की किताब अनुवाद करे थे? मैंने बोला मैंने इसे सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं अनुवाद एक अलग किताब है, लेटर्स है, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं ये कोशिश कर रही हूँ। पहले तो एक ड्राफ्ट तो मैंने जैसे जर्नलिस्ट डेडलाइन की तरह धड़ाधड़ ख़त्म कर दिया 1 महीने में। उसके बाद उसको सजाया, संवारा, बहुत सारे ड्राफ्ट किए, बार बार लिखा, फिर लगा कि अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब उनको 5 लेटर्स भेजे पढ़ने के लिए कि आप पढ़िए, आपका दिल मानता है तो ही मैं उसको आगे ले जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ आप व्यस्त हो, मगर मुझे संदेशा ज़रूर भिजवाइए, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो उनके ऑफिस से संदेश आया कि आप कर सकते हो, आपकी किताब है। फिर मैंने पब्लिशर ढूंढा और सीधे किताब ही भेजी उनके पास। जी। यहाँ पे वो बोलते हैं, हाउ द वर्ल्ड परसीव्स मी इज़ ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस टू मी एज लॉन्ग एज दिस हार्ट रिमेन्स कनेक्टेड विथ यू मदर। छोटी छोटी बातें बयां करते हैं उनको। एक दिन वो एक कुछ मीटिंग में थे और जहाँ सब चर्चा में थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला उस मीटिंग में। ये भी माँ को बता रहे, बोल रहे हैं, मदर टुडे वाज द मीटिंग, आई स्पोक लिटिल, फेल्ट अलोन अमिड्स क्राउड, द हार्ट ओवरफ्लोड विथ सॉरो, देन व्हाई वाज आई अनेबल टू एक्सप्रेस मदर। मतलब वो जता रहे कि मेरा दिल भर आया मगर मैं कुछ बोला नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मतलब पूरे दिन में जो उनके साथ होता था, रात को क्योंकि सब वो हमको शेयर लगता करते है थे। कि चलो उनको सब पता है कि हमको सब नहीं पता होता। कई बार हम अगर पावर में भी है, वो तो नहीं थे तब, तो भी हमको किसी और की नसीहत की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने की बात यह है कि ये किताब लेटर्स टू मदर, उनकी किताब गुजराती में जिसका नाम है साक्षी भाव, जो इमेज पब्लिशर्स ने पब्लिश की थी, का अनुवाद है। और ये किताब इसलिए स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, दिस इज़ नॉट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली, इट इज़ अबाउट अ कॉमन मैन, about a common man who wants to connect with the common man. तो भावना जी, ये तो बात हुई आपकी राइटिंग के बारे में, किस तरह से आपने अपनी बुक का ट्रांसलेशन किया, वो आपने बताया। लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगी कि राइटिंग के अलावा आप क्या कुछ करना पसंद करती हैं? क्या आपकी हॉबीज़ हैं? बीच में आपने जिक्र किया था कि आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करती हैं और आप शायद भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई थी, तो क्या आज भी आप वो करती हैं? नहीं, मैं करती तो बहुत कुछ रहती हूँ। मैं एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, 1-2 संस्था से। एक है ढाई अक्षर और एक है शरण केयर मुंबई, जिसमें हम थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकें। मैं पॉडकास्ट करती हूँ जिसमें मैं ज़्यादातर फिल्म लोगों से दूर रहती हूँ, डांसर्स से बातें करती हूँ, आर्टिस्ट से बातें करती हूँ। और पद्मश्री के बाद मैं अपना सर्टिफिकेट जो फ्रेम के लिए दिया था वो कलेक्ट करने गई थी और वो दुकान बंद थी, तो उधर मेरी एक सहेली मुझे एक डांस क्लास में लेकर गई और उसने कहा कि हम सब बड़ी उम्र की औरतें यहाँ डांस सीखने वाली है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं आपको देखती हूँ, मुझे तो रुकना है वो फ्रेम के लिए। तो वो टीचर ने कहा कि वैसे भी तुम आई हो तो तुम भी करो इनके साथ। तो मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ मगर मैं करूँगी नहीं, मेरा जो काम है वो बहुत अलग है, उसमें टाइम नहीं मिलता है। फिर मैं निकल रही थी तो उसने मुझे वापस बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारा पोस्चर और तुम्हारी मुद्राएं बहुत डांस की तरह है, तुम सीखी हो क्या पहले? मैंने कहा मैंने बचपन में सीखा है। तो उसने कहा तुम करो, मैं तुमको प्राइवेट ट्यूशन दूंगी, तुम बहुत अच्छा करोगी। तो मैंने सोचा इतना विश्वास से वो कह रही है तो मैं कोशिश करती हूँ। मैंने दिमाग में सोचा था मैं 3 महीने में छोड़ दूँगी, मगर उसने मुझे छोड़ने नहीं दिया। साल के अंदर उसने मुझे स्टेज पर डाला, परीक्षा दिलवाई
अभी तक मैंने 3 परीक्षाएं दे दी है। 5 साल का कोर्स होता है, 2 ही परीक्षा बाकी है। ओके। और कितनी बार स्टेज पे डांस करवाया, मंदिर में डांस करवाया, सिद्धिविनायक में डांस करवाया, वो जो भगवान कृष्ण की हवेली है वहाँ पे हमने डांस किया। और बहुत मान से वो मुझे इंट्रोड्यूस करती है स्टेज पे कि हमारी सबसे छोटी डांसर है। तो मुझे अच्छा लगता है और ध्यान रखती है। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं डांस करूँ और मेरे घुटने, तो ऐसे मुश्किल जो है मुझे बोलती है आप झुकिए मत, ऐसे सब ध्यान ज़्यादा संभालती मुश्किल है। स्टेप्स आपसे नहीं करवाती है। जी। तो भावना जी, ये तो बात हुई आपकी राइटिंग के बारे में। आपने बताया कि किस तरह से आपने इस बुक का ट्रांसलेशन किया है। लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगी कि राइटिंग के अलावा आप क्या कुछ करना पसंद करती हैं? आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आपने बीच में ज़िक्र किया था कि आप डांस भी करती हैं। आप शायद भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई थी। तो क्या आज भी आप वो डांस करती हैं, वो नृत्य करती हैं? मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ। तो हफ्ते में 3 बार योगा और हफ्ते में 3 बार डांस। और खाना पीना तो क्या है कि वेजिटेरियन परिवार से हूँ, इसलिए बहुत सिंपल खाना खाती हूँ। और शाम को 7 बजे तक खा लेती हूँ। ओके। और चाय पीती हूँ बहुत ज़्यादा, लिखती हूँ इसलिए। तो इसकी वजह से मैंने दूध और शक्कर तो 30 की उम्र में छोड़ दिया है। अच्छा, ओके। तो आई हैव ब्लैक टी, क्योंकि आपका वज़न बढ़ता है दूध और शक्कर से। अभी एक डॉक्टर ने बोला कि दूध तो बिल्कुल मत लेना और वीट नहीं खाना चाहिए, अच्छा। गेहूँ। उसके अलावा क्या है, कोई बुरी आदत नहीं है और बीच में खाने की आदत नहीं है। कोई नाश्ता घर पे होता नहीं है, 2 बार खाना खाओ बस, और 2 बार चाय पियो, 3 बार चाय पियो, 4 बार चाय पियो। ओके। और जल्दी सो, जल्दी उठो। जी, मतलब आपका डेली रूटीन ही इस तरह का है जो आपको फिट और एक्टिव रखता है। समय ही नहीं मिलता। समय ही नहीं मिलता, बिल्कुल। एक और चीज़ है भावना जी, जो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने आप को क्या मानती हैं, एक इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट? और सोशली एक्टिव रहना, लोगों से मिलना जुलना, समाज में उठना बैठना, वो आपको कितना पसंद है? देखो, ये सारे वर्ड्स जो है ना अंग्रेज़ी किताबों से आते हैं और हम लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है उनके साथ आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको जो अच्छा नहीं लगता उनके साथ आप इंट्रोवर्ट हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ संजीदा हो रहा है तो आप विड्रॉ हो जाते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में सब खुशियाँ हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। जी, मतलब ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं डिपेंड सिचुएशंस करता पे, है। परिस्थितियों पे, बिल्कुल। भावना जी, आपने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? क्या किसी खास उद्देश्य से आप जुड़ना चाहती हैं? चाहे वो आपके लिए हो, देश के लिए हो, समाज के लिए हो? मैं इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। आई लिव फॉर द डे। आज मेरा दिन अच्छा गया, आज मैंने किसी न किसी तरह से ये जितनी चीज़ों को कमिटमेंट दिया था वो कर लिया। जी। मैं पहले जब यंगर थी ना तो बहुत सोचती थी, और मैं सोने से पहले कल क्या करना है उसके बारे में सोचती थी, तो मेरे को नींद ही नहीं आती थी। क्योंकि जो सोच है ना वो एक चींटी की तरह है, वो आपके नस नस में घूमने लगती है और आपको सोने नहीं देती। तो जब मैं पलंग पे गिरती हूँ मैं बोलती हूँ कल क्या करना है, जाए भाड़ में, स्विच ऑफ सोचो कर ही मत, लेती सो हैं जाओ। आज अभी सो लो, अपनी दरी वो जो भी है लेकर, कल हो जो है देखा जाएगा। जब नींद उड़े तब उड़े। 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, कोई प्रेशर नहीं। अब तो पहले मैं रात को बिल्कुल काम नहीं कर सकती थी। अभी अगर मेरा रात को काम चल रहा है तो मैं देखती हूँ कि अच्छा 1 बज गए, 2 बज गए, सो जाओ। 10 बजे तक उठो मत जब तक आपके 8 घंटे पूरे ना हो। जी, बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसा पर्टिकुलर आपने नहीं सोचा है, प्रेजेंट में जीने में आप विश्वास और एक रखती बात है, हैं। जो आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का पूछा था जी। ना, तो मैंने एक बार अपने जावेद साहब से कहा, दोस्त है मेरे, कि मुझे ना नए लोगों को मिलने की मैं कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा अरे कमाल हो तुम, तुम्हारे जो दोस्त है वो तो तुम्हें जानते हैं, तुम उन्हीं को मिलोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अनइंटरेस्टिंग बन जाएगी। हमेशा नए लोगों को मिलना चाहिए, तो नया नया कुछ आपकी ज़िंदगी में होता रहेगा। इसलिए तो मैंने आस्था को मिलने का स्वीकार किया, जी। इसलिए तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना स्वीकार किया। अभी थक गई हूँ तो मैं आशा रखती हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू भी ख़त्म हो जाए जल्दी। जी, बस बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है। भावना जी, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि
आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, सबसे बड़ा सपोर्ट एलिमेंट किस चीज़ को मानती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक हिम्मत दी है, एक हौसला दिया है, हमेशा पॉजिटिव रहने में योगदान दिया है? वो हम जानना चाहेंगे। मेरा परिवार। आपकी फैमिली, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था कि रिश्तों की अहमियत है आपकी लाइफ मेरे में। परिवार और मेरे करीबी दोस्त, जी क्योंकि वो एक ही जगह है जहाँ पे आपको आपके काम से नहीं जज किया जाता। आपके पास नौकरी है या नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। आप हो तो वो है तो आप हो। जी बिल्कुल सही कहा। भावना जी, काफ़ी सारी बातें हुई आपके साथ और अब समय हो चला है हमारे एपिसोड के अंत का। और अंत में मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो आपकी बातें सुन रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें जिससे वो भी अपनी पोस्ट 60 की लाइफ अच्छे से जी सके, खुशहाल तरीके से जी सके, तो वो प्लीज़ मैसेज शेयर कीजिए। कुछ टिप्स हों आपके पास जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिए। पहले तो 60 प्लस जो मैं हूँ, को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अभी तो हम जवान हैं। बल्कि मुझे लगता है कि जितनी खुश मैं अब रहती हूँ, इतनी खुश मैं कभी नहीं थी, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ दूसरे टाइप की ख़त्म हो गई है। और क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं करियर में, ज़िंदगी में, उसको मैं एम्ब्रेस कर रही हूँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एक टेक्निकलर फिल्म की तरह। ये पेड़ जो हरा है, ये जो पौधे हैं उसके अलग अलग रंग है, जो रंग की साड़ी मैंने पहनी है, अलग अलग लोग को मैं मिलती हूँ, एक मिनट वो खुशी होती है, एक मिनट वो मेरे से लड़ लेती है। कितना इंटरेस्टिंग लाइफ है, मैं हर पल को जीना चाहती हूँ, जैसे चूस के इसका रस निकालूंगी। और वो वहीदा रहमान का गाना है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, विथ अबैंडन एंड विथ एक्साइटमेंट। सारी चीज़ें जो मैंने नहीं की है, ये साल मैंने फ़ैसला किया है कि किसी भी चीज़ के लिए मैं मना नहीं करूँगी। तो 2 तारीख को मेरी एक यंग फ्रेंड है, उसने बोला भावना जी सेलिंग चलते हैं हार्बर मुंबई में, तो मैं उनके साथ सेलिंग गई। अब मेरी एक दोस्त का जन्मदिन है पूना में, इतना काम है, उसने बोला तुम पूना आ रही हो, मैंने बोला हाँ आ रही हूँ, अभी तो हाँ बोल दिया है बस। जी ओके। तो भावना जी, इससे पहले कि हम विदा लें, क्या आप 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए गुनगुनाना चाहेंगी? जिया मेरा चाहे मैं भी खेलूं ओ सजनवा, होली ऐसे राधा ने कन्हैया से प्रेम की होली खेली, जैसे प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ न देखूं, मैंने रंग ली आज चुनरिया, सजना तोरे रंग में। एक और स्मिता पाटिल का गाना है, उसकी 2 लाइन गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियाए, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। बहुत रोमांटिक गाना हो गया। भावना जी, आपसे बातें करके, आपसे मिलकर, आपकी लाइफ के बारे में इतना कुछ इंटरेस्टिंग जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुमने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। थैंक यू सो और मच। बगैर पेपर में देखे, बगैर टेलीफोन में देखे, जो आजकल के बच्चे करते हैं, एक सवाल पूछते पूछते ऐसे देखते हैं, तो जिस तरह से वो बात करेंगे हम भी उनके साथ उसी तरह से बात करेंगे। तुमने अपना होमवर्क किया और रेडी रही, उसके लिए तुमको और पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। भावना जी की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, भावना जी की लाइफ स्टोरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको ज़रूर एक इंस्पिरेशन मिली होगी, जिससे आप भी अपनी पोस्ट 60 की लाइफ को खुशहाल, ऊर्जावान और सकारात्मक बना सकेंगे। तो चलिए दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे पूनम शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।